हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है, आपको समझ में नहीं आया है या आपका इंटरेस्ट नहीं आया है, तो आपको ये लेक्चर कंप्लीटली देखना है। क्योंकि इस चैप्टर में, ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका इस चैप्टर में जितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। ये हमारा वीडियो सीरीज का जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, या क्लासिफिकेशन की क्या क्या जर्नी रही। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हमको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में उन सभी एलिमेंट्स की रिएक्शन पढ़नी होती है या उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। तो उससे पहले हमें उन एलिमेंट्स के नाम तो पता होने चाहिए, हमें उनकी बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए कि भाई कम टाइम में हम अधिक से अधिक एलिमेंट्स को कैसे स्टडी कर सके। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है, मान लीजिए ये है लॉट है, एक टोकरी है। हमने बोला ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, साथ ही साथ में सोडियम है, ये पोटेशियम है। यहाँ पर मैग्नीशियम रख देते हैं, यहाँ पर आर्गन रख देते हैं, यहाँ पर क्रिप्टन रख देते हैं, यहाँ पर जिनॉन रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन रख दिया, फ्लोरीन रख दिया, यहाँ पर आर्गन रख दिया। मान लीजिए ऐसे मैंने बहुत सारे एलिमेंट रख दिए। क्या अब मैं आपसे बोलूं कि 5 मिनट बाद इसको ऐसे ही याद करके लेके आइए, क्या आप याद कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। और मान लीजिए इतने जो 10-15 एलिमेंट्स मैंने लिखे वो आप याद कर भी लें, अगर मैं यहाँ पर 60 से 70 एलिमेंट्स लिख लेता हूं, या प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 108 से ज्यादा एलिमेंट हैं, अगर इतने एलिमेंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूं, क्या आप इनको याद कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम इनको किसी ना किसी टाइप से क्लासिफाई कर दें, तो क्या ये याद करना काफी इजी हो जाएगा? देखिए, तभी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आपने मॉल्स देखे होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर देखे होंगे, वहां आपने देखा होगा कि सामान को क्लासिफाई करके रखा रहता है, और इससे हमारा सामान लेना काफी इजी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई कपड़े लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर हमें देखेंगे हमें किस टाइप के कपड़े लेने हैं, हमें जीन्स लेनी है, शर्ट लेनी है, कैप लेनी है, हमें आखिर क्या लेनी है, ठीक है। मान लीजिए हमें एक टी शर्ट लेनी है, तो हम टी शर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर उधर हमें लगेगा कि भाई हमें क्या लेना है, हमको पोलो टी शर्ट लेना है, राउंड नेक लेना है, आखिर हमें क्या लेना है। मान लीजिए हमें एक राउंड नेक टी शर्ट लेनी है, तो हम राउंड नेक टी शर्ट में जाएंगे। फिर हमें देखेंगे कि हमें कौन सी कंपनी का टी शर्ट लेना है या कौन से कलर का टी शर्ट लेना है, तो वहां पर उसका, यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या मॉल्स होते हैं, वहां पर एक सेक्शन होता है और उसके बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। तो इससे सामान लेने में और सामान को सेलेक्ट करने में काफी इजी होती है। हम कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सामान की उधर पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई सामान लेने जाते हैं पहले हम उसकी स्टडी तो करते हैं कि भाई ये कैसा है, क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन से कलर का लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए एक फेरी वाले हैं, उन्होंने आगे से एक मान लीजिए कि रेडी लगाई हुई है और उसमें सारे कपड़े डाले हुए हैं, और आपसे बोला कि ये कपड़ा ढूंढना है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको ऊपर के कपड़े नीचे करने हैं, नीचे के कपड़े ऊपर करने हैं, फिर उसके बाद आपने कलर ढूंढना है, फिर साइज ढूंढना है। तो ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। इसीलिए क्लासिफिकेशन की नीड हमारे एलिमेंट्स को भी पड़ी, कि कम से कम टाइम पर अधिक से अधिक एलिमेंट्स की स्टडी कैसे की जा सके। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नीड पड़ी? अब मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, आप खुद भी लिख सकते हैं। क्या नीड है? टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल या वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। लिमिटेड
या कह सकते हैं शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ टाइम, यानी कि कम से कम टाइम पर आप अधिक से अधिक एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं इन अ इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वे। ठीक हो गया। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की हमको क्या पड़ी, नीड पड़ी। अब उस टाइम पर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इनको क्लासिफाई कर दें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और इस लेक्चर में हम इसी जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोबेनियट राइट्स, फिर हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, फिर हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसी के साथ हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अभी यूज होती है। और लेक्चर नंबर 3 में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा ये पूरा चैप्टर सिर्फ 3 लेक्चर्स में ओवर हो जाएगा। और चौथे लेक्चर में जितने भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 लेक्चर का काम है, ये चैप्टर आपको इतने अच्छी तरीके से आ जाएगा, मेरी गारंटी है कि आईआईटी जेईई या नीट तक के भी कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, बस आपने वीडियो को काफी फोकस्ड तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए। तो क्या था, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द लिमिटेड और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ इफेक्टिव वे। ठीक हो गया। चलिए, अब इसके बाद जैसे ही क्लासिफिकेशन की बारी आई तो जो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोबेनियर। ठीक है, तो डोबेनियर ने क्या किया, अपने ट्राइड्स दिए। ठीक है, ट्राइड्स। अब ये ट्राइड्स क्या होता है, ट्राइड्स कहते हैं द सेट ऑफ थ्री या ग्रुप ऑफ थ्री, यानी कि 3 के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्राइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो डोबेनियर ने ट्राइड फॉर्मूलेमेंट कैसे दिए, ध्यान से सुनना। पहली बात, पहले मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, फिर जो भी आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन रखा हुआ है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी में उतार लेना है। मैंने एज इट इज जो आपको एग्जाम में लेना है बहुत इफेक्टिव वे में आपके सामने लिखा हुआ है। पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, फिर मैंने लिमिटेशन लिखे हुए हैं। ऐसे इफेक्टिव वे में और इजी लैंग्वेज में आपको किसी भी टाइप के नोट्स में या बुक्स में नहीं मिलने वाले हैं। मैंने जितने भी बुक हैं उनके जो डेफिनेशन है उनको कंक्लूड करके, और अगर बड़े डेफिनेशन है उनको एआई की मदद से सॉर्ट करके आपके सामने लिखा हुआ है इजीएस्ट लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसने क्या किया, डोबेनियर ने जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 के सेट में बांटा। ठीक है, और पहला ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ थ्री, इन द सेट ऑफ थ्री इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यही बताना चाह रहा था मैं आपको, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या वेट, जो भी आपको कहना है। ठीक हो गया। तो पहले तो उसने एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया, सेट ऑफ थ्री में, और किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पहला में यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए सीरियल नंबर 1 पे, सबसे पहला लिख देते हैं हम लिथियम। ठीक है, फिर लिख देते हैं हम सोडियम, और फिर लिख देते हैं हम पोटेशियम। मास देखिए तो जरा, इसका कितना होता है 7, इसका कितना होता है आपका 23, और इसका कितना होता है आपका 39। देखिए, ऐसे ही दूसरा वाले में देखिए, आपका कौन है, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। तो 40, 88, 137। और तीसरा ट्राइड क्या है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 35.5 मास है, फिर 80 और फिर 127। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहां पर भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहां पर भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसने क्या बोला, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है देखिए, द अर्थमेटिक मीन, मीन बोले तो एवरेज, औसत, ऑफ एटॉमिक masses of the first and third element in a tride would be approximately, not exactly,
approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad। यानी कि जब आप जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है इनके मास का एवरेज निकालेंगे, निकालें तो जरा 7 प्लस 39 अपॉन, कैसे निकालते हैं एवरेज, 2। तो 39 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46 अपॉन 2, कितना आ गया 23। और 23 किसका मास होता है, सोडियम का। यानी कि उसने सिंपल सी बात बोली कि हम एलिमेंट्स को तीन के ट्राइड में, तीन के सेट में अरेंज करेंगे सच दैट, ठीक है, आपका जो एलिमेंट हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ओर हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, सच दैट कि आपका फर्स्ट और लास्ट का जो मास का एवरेज है वो किसके बराबर आए, अप्रोक्सीमेटली सेकंड वाले के बराबर आए। दूसरे वाले सीरीज में देखिए कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में पहले वाले का कितना है 40, दूसरे वाले का कितना है 137। देखिए 40 प्लस 137 अपॉन कितना कर दिया 2, तो आंसर कितना आ गया 88.5 और इसका कितना है देखिए 88, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तीसरे वाले ट्राइड में देखिए 35.5 और लास्ट वाला कौन है 127, इन दोनों का एवरेज निकाला अपॉन 2 किया तो कितना आया 81.25। देखिए किसके बराबर है 80, यानी कि ब्रोमीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। आ रहा है समझ में। यानी कि फाइनल बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जब भी हम एलिमेंट्स को तीन के सेट में अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, तो जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है मासेस का वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया, तो इतना ही है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन अ ट्राइड वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इन दैट ट्राइड। इससे इजी डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। और यहाँ पर उसने सिर्फ 3 ट्राइड हमारे जो फेमस हैं वो यहाँ पर थे। उसने टोटल कितने ट्राइड बनाए थे, 5 ट्राइड बनाए थे। फेमस कितने हैं आपके सिलेबस में, सिर्फ 3। ओके, ठीक है। अब बताइए, कभी पूछ सकता है कि भाई इसके एडवांटेज क्या है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये मैंने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि एडवांटेज पूछे नहीं जाते हैं जनरली। तो एडवांटेज इसका सिर्फ एक है, ही गेव द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट। भाई ये फर्स्ट मूवर था, इसने एटलीस्ट ट्राई तो किया, ठीक है। बाकी सभी इसके लिमिटेशन है, इसका जो मॉडल था ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट हाँ एक बात थी कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट डाला था और किसी ने नहीं डाला था, इसने एटलीस्ट ट्राई तो किया, ठीक है। तो अब बात आती है लिमिटेशन में। पहला पहला लिमिटेशन है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट मेड इन दिस मॉडल ऑब्सोलेट। यानी कि जो नए एलिमेंट्स हैं उनके बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, पहला चीज। दूसरा, न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन टू द टाइट। जब बाद में मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए, मान लीजिए एक का एटॉमिक मास है 25, एक का मास है 26 और एक का मास है 28 मान लोगे, तो जैसे इनका ट्राइड बनाने की सोची तो बना ही नहीं ट्राइड, यानी कि हर एक एलिमेंट्स का ट्राइड बनाना पॉसिबल नहीं था। तीसरा, ओनली द 5 डोवेनियर ट्राइड्स वर आइडेंटिफाइड। मुश्किल से मुश्किल अभी के टाइम पे भी हम सिर्फ कितने ट्राइड बना सकते हैं, 5। 5 से ज्यादा तो ट्राइड बनते ही नहीं है, और उसने कितने दिए थे अपने टाइम पे, 3, और टोटल कितने होते हैं 5। और लास्ट है, इवन सेवरल नोन एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्राइड। यानी कि उस टाइम पे जो और एलिमेंट थे वो भी कई ऐसे एलिमेंट थे जो ट्राइड में फिट ही नहीं हो रहे थे। तो उसने ट्राइड में सिर्फ कितने एलिमेंट रखे, उस टाइम पे 9 एलिमेंट रखे। और अभी कितने ट्राइड में हो सकते हैं, 5 ट्राइड, हर ट्राइड में 3 एलिमेंट, तो टोटल कितने एलिमेंट 15। और जबकि एलिमेंट कितने हैं अभी 108 से ज्यादा। तो क्या लॉजिकल है इस रूल को याद करना, इस ट्राइड को याद करना या इस क्लासिफिकेशन को याद करना, नहीं। ठीक है, बस ये है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इसीलिए एग्जाम में आ जाता है। आपके सामने पूरा डेफिनेशन, लिमिटेशन और एग्जाम्पल सब कुछ हम आपके सामने दिया हुआ है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का जो मासेस का जो सम होता है, एवरेज होता है, वो बीच वाले के क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक हो गया, चलिए यहां पर मैं इस टॉपिक को ओवर करता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर। तो डोवेनियर के बाद आए भाई न्यूलैंड। अब जो न्यूलैंड थे ये एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, इनको गाना बजाना, हारमोनियम वगैरह वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था। तो इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट्स को, देखिए
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहला वाला भी था, ठीक है, उधर पे मैंने लिखा नहीं था तो मैंने खुद से लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि आपने म्यूजिकल नोट सुना होगा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद कौन आ जाता है दोबारा से, सा। नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 के बाद दोबारा आठवां एलिमेंट कौन आ जाता है, एक की तरह, ठीक है। उसने भी ऐसे ही बोला, उसने बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक, यहाँ पर लिख भी लीजिए आप, जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स। आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम जो उस टाइम पे डिस्कवर थे, उसने सिर्फ उन्हीं की बात की। हाँ, उस टाइम पे ऐसा नहीं कि 108 के 108 डिस्कवर थे, मुश्किल से मुश्किल 40-50 एलिमेंट डिस्कवर थे। फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कौन आ गया, फ्लोरीन। और फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन, उसके अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। ऐसे यहाँ पर ये सेम प्रॉपर्टी होगी, इन सब की सेम प्रॉपर्टी होगी, इन सब की सेम प्रॉपर्टी होगी, और इन सब की सेम प्रॉपर्टी होगी। यानी कि हर एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा, उसकी और पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और एट्थ एलिमेंट होगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम को गिनता हूं, मान लो सोडियम मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, तो आठवां कौन होगा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां कौन आ गया, कैल्शियम। आप क्रोमियम गिनो, चलो, आपने क्रोमियम गिना, क्रोमियम के बाद टाइटेनियम दूसरा, मैग्नीज तीसरा, चौथा, ये आ गया आपका पांचवा, छठा, सातवां और आठवें में कौन आ गया, वाई, यानी कि कौन आ गया, यट्रियम आ गया। और ये दोनों देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे होगी, ये कहा था आपका किसने, न्यूलैंड ने। अब न्यूलैंड का मॉडल डोबेनियर से तो अच्छा था, क्योंकि डोबेनियर का मुश्किल से मुश्किल कितने एलिमेंट्स में यूज हो रहा था, 9 एलिमेंट्स में, जबकि इसका कितने एलिमेंट्स में यूज हो रहा है, गिनिए, देखिए ऊपर कितने हैं टोटल, 7 दूना 14, 21, 28 और लगभग 35 एलिमेंट्स में उसका जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है, तो उससे तो बेटर है, ठीक है। बट ये भी उतना अच्छा लॉ नहीं है, ठीक है। आखिर अच्छा लॉ क्यों नहीं है, देखिए इसके लिमिटेशन, कभी भी एडवांटेज नहीं आते इनके, क्योंकि इनके प्रॉपर एडवांटेज नहीं थे। अगर आ गया तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और दूसरा, ही गेव देयर क्लासिफिकेशन फॉर मोर देन 30 एलिमेंट्स, ठीक है। और तीसरा आप कह सकते हैं इट वाज सेकंड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। अब लिमिटेशन इसके बहुत ज्यादा आते हैं, तो लिमिटेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, the several elements were fit into the same slot in the Newland periodic table classification. For example, cobalt and nickel were placed in the same slot. अब देखिए उधर पे उसने कोबाल्ट और निकल को सेम में डाल दिया, तो साइंटिस्ट लोगों ने पूछा, मान लो भाई कि बाद में 5 एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो गई, तो तुम वो पांचों को सेम में डाल दोगे। कभी 10 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, तुम 10 को से एक ही में डाल दोगे। फिर ये क्लासिफिकेशन किस बात की हुई, तुमने तो दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। तो पहला तो ड्रॉबैक उसका यही आ गया। दूसरा, एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल देखो, द हेलोजन वर ग्रुप्ड विद द सम मेटल सच एज कोबाल्ट, निकल एंड प्लेटिनम। यहां देखो तो हेलोजन, ये हाइड्रोजन, चलो ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन को किसके साथ रख दिया, कोबाल्ट और निकल के साथ। जबकि हेलोजन क्या होते हैं, गैस, कोबाल्ट निकल क्या हो गया आपके, मेटल। क्या गैस यानी कि नॉन मेटल को मेटल के साथ रखा जा सकता था क्या, क्या नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी सेम हो सकती थी क्या, नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए जो डिसिमिलर एलिमेंट है उसको भी उसने क्या कर दिया था, सेम ग्रुप कर दिया था, ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट held truly only for the element up to the calcium। यानी कि उसका जो लॉ था ना, कैल्शियम के बाद गड़बड़ाने लग गया था, कैल्शियम तक ही उसका लॉ प्रॉपरली चल पाया। यानी कि कैल्शियम कहां पर है आपका,
यहाँ पर अगर मैं बनाऊं आपका इधर पे दिस वन, ये ये रहा आपका कैल्शियम, ये यहां तक आपका लॉ दिखा। इसके बाद ना आपको प्रॉपर लॉ देखने को मिलते भी नहीं है, तो कैल्शियम तक ही उसका लॉ एग्जैक्ट लग पाया। कैल्शियम के बाद दिक्कतें आनी चालू हुई। देखिए कैल्शियम के बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, ठीक हो गया, इस वाले में देखिए कोबाल्ट निकल आने लग गया, यहाँ पर देखिए सीई और एलए आने लग गया, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो क्या होगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट अप टू कैल्शियम, द एलिमेंट्स विथ ग्रेटर एटॉमिक मास could not be accommodated with the octave रूल को फॉलो नहीं कर पाए प्रॉपर। और लास्ट है द एलिमेंट दैट वर डिस्कवर लेटर, उसके लिए तो उसने जगह ही नहीं छोड़ा, ठीक हो गया, और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर भी नहीं पा रहे थे। यहां पर क्या गेम हुआ देखिए, द एलिमेंट दैट वर अनडिस्कवर्ड, ठीक है, या डिस्कवर्ड लेटर could not be fit into the octave pattern, therefore this method for classifying element did not leave any room for the discovery of new element। उसने नए एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। उसने बोला कि जितने एलिमेंट मैंने डिस्कवर किए उतने ही होंगे, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अब जो आपकी एबीसी मॉडर्न एबीसी वाली किताब है, वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कि जैसे ही हेलोजन की सॉरी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, यानी कि कौन कौन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, इन लोगों की डिस्कवरी हुई, तो एट्थ एलिमेंट के बजाय जो फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। पहले किसकी प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट और एट्थ की सेम थी, बट जैसे ही हेलोजन आए उनको रखा गया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एट्थ के बदले आप किसकी प्रॉपर्टी सेम होने लगी? फर्स्ट और नाइन्थ की। बट इतना आपको डीप नहीं लिखना है, यहाँ पर जो चार मैंने यहाँ पर आपको ये लिखाए हैं पॉइंट, ये मोर देन सफिशिएंट है और बेस्ट है। पहला क्या है कि निकिल और कोबाल्ट को उसने एक साथ रख दिया था। दूसरा, डिसिमिलर एलिमेंट को उन्होंने सेम सेम ग्रुप कर दिया था। तीसरा, कैल्शियम के बाद ये लॉ फेल हो गया था, ठीक है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता था। और चौथा कि इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी थी। ये इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक हो गया। और यहां पर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए अब तीसरे लॉ में जाते हैं। तीसरा लॉ है आपका मेंडलीव लॉ। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। ये पीरियोडिक टेबल ना अभी तक का सबसे बढ़िया पीरियोडिक टेबल था, बेस्ट एकदम। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। अगर इससे कुछ गलतियां नहीं हुई रहती तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनता, यही पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे होते, ठीक है। अब मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जो मेंडलीव था ना, उसको कार्ड्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे आपने ट्रम्प कार्ड देखे होंगे ना, उसमें क्या लिखा होता है? पावर लिखा होता है, एफिशिएंसी लिखा होता है, एचपी लिखा होता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। ऐसे उसको कार्ड्स खेलने का बहुत शौक था। तो एक बार उसने क्या किया, अपने रूम में एक दीवार खाली की और दीवार पे छोटे छोटे कार्ड्स लगाए। हर कार्ड में एलिमेंट्स के नाम लिखे, जितने भी एलिमेंट तब तक डिस्कवर थे। उस टाइम पे मुश्किल से मुश्किल आपके 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। तो उसने लगभग 63 एलिमेंट्स का क्या बनाया, एक कार्ड बनाया टोटल, ठीक है। टोटल कितने कार्ड बनाए? 63। अब क्या किया, हर कार्ड की उसने एटॉमिक मास लिखा और उन कार्ड को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी तक उन्होंने भी यही किया था, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसने भी वही किया, ठीक हो गया। अब उसने क्या किया, हर एलिमेंट को रिएक्शन कराया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ प्लस हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया? ऑक्साइड। और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए? हाइड्राइड। अब यहां पर देखिए, ये ऑक्साइड है, आर बोले तो एलिमेंट, जैसे आर की जगह हाइड्रोजन रखो तो H2O हो जाएगा, ठीक है। सल्फर रखो तो H2O हो जाएगा, ऐसे। यहां पर देखिए, RO, R2O3, आर की जगह मान लो Al रख दिया एल्यूमिनियम तो Al2O3। ऐसे आर की जगह मान लो कार्बन रख दिया तो CO2, ये R2O5, RO3, R2O7। उसने तरीके तरीके के क्या बनाए? ऑक्साइड्स बनाए, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? हाइड्राइड बनाए। देखिए ये चीज आपको ना याद करनी है ना लिखनी है,
बस क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं, खाली आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली, लिमिटेशन पढ़ ली, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आखिर केमिस्ट्री में डिस्कवरीज कैसे हुई। क्योंकि कई बच्चे मेरे से ऐसा कहते हैं कि भाई जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है, तो हमको ये डिस्कवरी पढ़ने की फालतू में क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि बाय चांस अगर मान लीजिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फेल हो जाता है इन फ्यूचर, तो नया बच्चा आखिर नई टेबल कैसे बनाएगा? जब उसको पूरी कहानी पहले से पता होगी, तभी तो नई टेबल का इंस्पिरेशन ले पाएगा, इंस्पायर हो पाएगा। इसीलिए पूरी कहानी को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे तो वही पढ़ा दो हमको सीधे। बट नहीं, हमको जर्नी पता होनी चाहिए कि आखिर क्या-क्या ऑब्स्टिकल आए, क्या-क्या दिक्कतें आई और कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। क्योंकि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन फ्यूचर आप कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं या कुछ ऐसे केमिस्ट बन जाते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं और आपको मौका मिलता है कुछ सुधारने का, आप अपना कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में दे सकते हैं। इसीलिए हमको पूरी जर्नी पढ़नी पड़ती है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। आपने मैथ्स की बुक देखी होगी, बायोलॉजी की बुक देखी होगी, बगल पे साइंटिस्ट की फोटो होती है, उनके बारे में लिखा होता है। सिर्फ इसीलिए लिखा होता है ताकि बच्चों को इंस्पायर किया जा सके। किसके लिए? फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए, फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस के लिए। क्योंकि आप सभी लोगों ने इन फ्यूचर बहुत सारी डिस्कवरी हमारे नेशन के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए करनी है। ठीक है? ऐसे ही देखिए चैप्टर पे दोबारा आते हैं। मेंडलीव ने जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाए, ऐसे हाइड्राइड बनाए। देखिए RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2, RH, इस टाइप के हाइड्राइड बनाए। ठीक हो गया? और उसके बाद उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और उसने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो एक ग्रुप में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पर सोडियम, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम, इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग लगभग क्या है? सेम हो गई। आई बात समझ में? ऐसे यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इन सभी की देखिए यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। अब यहाँ पर आपको कुछ मैग्नीज वगैरह वगैरह भी दिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये उसके ड्रॉबैक है, तभी तो नई पीरियोडिक टेबल बनी। बट हाँ, उसने कार्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो ठीक क्या आ जाए? एक ग्रुप में आ जाए, एक के नीचे एक वर्टिकल कॉलम्स में आ जाए। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली बात, इसने सबसे पहले ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया और उसने कितने ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप बनाए। कितने कॉन्सेप्ट? पहला लिखेंगे 8 ग्रुप बनाए। ये ग्रुप किसको कहेंगे? जो वर्टिकल कॉलम है उनको कहते हैं ग्रुप, वर्टिकल कॉलम। कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप नंबर 1 उनको रोमन नंबर में लिखा, 2 देखिए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 क्या बनाया उसने? ग्रुप। और 6 क्या बनाया उसने? 6 हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल रोज। और उसको उसने क्या कहा? कॉलम। तो सबसे पहले ग्रुप और कॉलम जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी होता है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। अब मेंडलीव ने एक काम और किया था कि ईच ग्रुप को उसने 2 सब ग्रुप में तोड़ा था। एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। देखिए यहाँ पर ये ए, ये बी, ग्रुप 1 टूटा, ग्रुप 2 भी ए और बी, फिर ए और बी, ए बी, ऐसे करके हर एक ग्रुप को किसमें तोड़ा उसने? 2 सब ग्रुप में तोड़ा। ठीक है, तो पहला 8 ग्रुप, दूसरा 6 कॉलम और तीसरा ईच ग्रुप के कितने? 2 सब ग्रुप। 3 प्रॉपर्टी तो हमने यहां पर पढ़ ली। ठीक है, चौथा जो कि मेन है, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बेसिस पे उसने अरेंज किया। यानी कि हाइड्रोजन से बेसिस का रिएक्शन करके हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? हाइड्राइड। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? ठीक हो गया। इनके बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 4 प्रॉपर्टी मेंडलीव की। पहला, आपका जो 8 वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स नीचे को, तो ग्रुप। 6 हॉरिजेंटल रोज, तो इसको क्या बोलेंगे?
column. Each group is divided into two subgroup A and B. और चौथा, he arranged the elements according to their property on the basis of their reaction with hydrogen and oxygen. ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन। आया समझ में? इतना मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, जहां पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले उसका पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास, या कह सकते हो पीरियड के बाद, क्योंकि ये इंग्लिश का हिंदी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास या पीरियड के बाद, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। हिंदी में लिखा दिया लोग, हो जाती है। क्या समझे? कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो दोबारा क्या होने लग जाएंगी? सेम होने लग जाएंगी, यानी कि रिपीट होने लग जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे बात करें, देखिए यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये घूमते आया, आगे गया, कार्बन के नीचे कौन आ गया? सिलिकॉन। और सिलिकॉन और कार्बन की सेम प्रॉपर्टी होती है। एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होने लग जाएंगी? रिपीट होने लग जाएंगी। तो इसी को आपके केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए फीचर पढ़ते हैं। ये मैं पहले लिखा चुका हूं, बट यहां पर लिखा हुआ है इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज ग्रुप। कितने ग्रुप होते थे बताइए? टोटल 8 ग्रुप। एंड द हेरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड। कितने पीरियड होते थे? 6। देखिए सब लिखा चुका हूं मैं आपको। देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, जो कि मैंने ऊपर लिखाया। ऑल ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। और सब ग्रुप कितने थे आपका? एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले इसलिए समझा दी क्योंकि वहां पर आपके लिए पीरियोडिक टेबल रखा हुआ था, ठीक है, और समझना इजी था। बाकी इन सभी की पीपीटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, आपको एग्जाम में ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला, along with that the, देखिए he left some vacant। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही उसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि उसने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे ना, उसके लिए भी जगह छोड़ दी। और कैसे जगह छोड़ी, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं। मान लीजिए कि ये मेरी क्लास है, ये क्लास का पहला रो, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 3 सीट है मेरी यहाँ पर। ठीक हो गया? अब देखिए एक सीट यहाँ पर है, एक सीट यहाँ पर है, ये मेरी क्लास है मान लीजिए, ये यहाँ पर रहा, और एक यहाँ पर होना चाहिए। एक सीट, एक सीट और एक सीट। यहाँ पर सब बच्चे भरे हुए हैं। चलिए इसमें बच्चे भरे हुए हैं, इसमें बच्चे भरे हुए हैं, इसमें बच्चे भरे हुए हैं, इसमें बच्चे भरे हुए हैं। यहाँ पर जो जो फिल है इसका मतलब बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है, और जो खाली है इसका मतलब वो वेकेंट है। हुआ क्या, मान लीजिए कि इस बच्चे का नाम है राम, इस बच्चे का नाम क्या है? राम। तो जैसे आपने संस्कृत में सुना है ना, जैसे आपने नवरात्रि आती है तो आपने कैसे सुना होगा? ऐसे सप्तमी आती है, फिर अष्टमी आती है, फिर नवमी आती है, फिर दसवीं आती है, दसवीं। और दसवीं के बाद क्या आता है? एकादशी आता है ना। ऐसी 10 को क्या बोलते हैं? जैसे दसवीं हो गया तो एकादशी हो गया। 20 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आपने सुना होगा विंशति। 21 को, 21 को क्या बोलते हैं? एकोविंशति। तो संस्कृत में एक को बोलते हैं एका। पक्का? अब देखिए मेंडलीव ने संस्कृत का यूज किया था यहाँ पर। देखिए एक को क्या बोलते हैं? इका। तो उसने बोला कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गैप छोड़ा है, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कौन बच्चा आने वाला है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर जो बच्चा आने वाला है उसका नाम होगा इकाराम। देखो इकाराम, बस बात खत्म। मान लीजिए कि इधर पे जो लड़की है, ठीक है, उसका नाम है डॉली। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो लड़की आएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? इका डॉली। सोचो जरा,
यानी कि उसने क्या किया पता है, एलिमेंट के लिए वेकेंट जगह छोड़ दी और उन एलिमेंट का नाम पहले ही बोल दिया कि भाई बाद में जो तुम नाम रखोगे रखना, बट फिलहाल उस नाम का, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है देखिए, along with that he left some vacant space in the periodic table as he predicted that another element is going to be placed there which will be discovered later। पहली बात सोचियो कितना ज्यादा दूरदर्शी आदमी था, उसको पहले ही पता था कि जितने मैंने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं इतने ही पूरे एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसने देखा होगा ना कि डोबेनियर के टाइम पे सिर्फ 15 थे, 15-20, न्यूलैंड आया तो 35-40 थे और अभी लगभग हो गए हैं 60+। तो उसे लगा कि मेरे बाद भी तो एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उन एलिमेंट्स के लिए भी क्या कर दी, जगह छोड़ दी। आई बात समझ में? तो इन दिस मैनर ही लेफ्ट अ वैकेंट स्पेस बिलो एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम। देखिए अभी दिखाता हूं आपको टेबल में, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के नीचे जगह छोड़ दी उसने। अब उसको नाम पता नहीं था कि उनका नाम क्या होगा, ठीक है। तो उसने रख दिया एक का नाम एल्यूमिनियम के नीचे है तो इका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे है तो, सॉरी, ही नेम्ड देम इका एल्यूमिनियम एंड इका, यहां पर गलती हो गई, ठीक है। हाँ, इधर पे होगा जर्मेनियम, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, इका एल्यूमिनियम, और क्या रख दिया, देखिए इका जर्मेनियम। पीछे चलते हैं, देखिए पीछे में देखिए कहाँ है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ढूंढिए जल्दी से। ये रहा एल्यूमिनियम, ये पक्का। देखिए एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ दी उसने यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो गया, इका एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। ऐसी उसने किसके नीचे जगह छोड़ी, अच्छा सॉरी वहां पर गलती हुई है, उसने सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ी थी, दिस वन। इसका नाम क्या हो गया, इका सिलिकॉन, ठीक है। उसको हम करेक्ट कर देते हैं यहां पर, देखिए इन दिस मैनर ही लेफ्ट वेकेंट स्पेस बिलो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। एंड ही डिड नॉट नो द एलिमेंट, उसको एलिमेंट का नाम पता नहीं था, इसीलिए उसने एलिमेंट्स का नाम क्या रख दिया, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। आई बात समझ? तो जो एल्यूमिनियम के बाद आएगा उसका नाम इका एल्यूमिनियम, जो सिलिकॉन के बाद आएगा उसका नाम इका सिलिकॉन। आई बात समझ में? दूसरा, लेटर व्हेन द एलिमेंट वर डिस्कवर्ड इका एल्यूमिनियम वाज नेम्ड, क्या रखा उसका नाम, गैलियम पड़ा उसका नाम। वो तो इका एल्यूमिनियम तो उसने रखा था, तो बाद में उसका नाम क्या पड़ा, गैलियम, विच इज प्लेस्ड बिलो द एल्यूमिनियम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक हो गया। और ऐसे ही जो जर्मेनियम है वो बाद में, ठीक है, डिस्कवर हुआ, जिसका नाम क्या था पहले, इका सिलिकॉन। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम पीछे दोबारा जाएं तो यहां पर कौन आया आपका, देखिए कौन आया वहां पर, लिखा हुआ है यहां पर गैलियम। एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया, गैलियम, Ga, जिसका नाम उसने रखा था इका एल्यूमिनियम। और ऐसी सिलिकॉन के नीचे कौन आया, Ge, जर्मेनियम, जिसका नाम उसने क्या रखा था, इका सिलिकॉन। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि आखिर ये लिखा क्या है, ये चक्कर ही क्या है। तो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ दी। एल्यूमिनियम के नीचे जो डिस्कवर होने वाला था उसका नाम पहले ही उसने इका एल्यूमिनियम रख दिया, और सिलिकॉन के नीचे जो डिस्कवर होने वाला था उसका नाम उसने इका सिलिकॉन रख दिया। अब जब वो डिस्कवर हुआ इका एल्यूमिनियम, तो बाद में उसका नाम क्या पड़ा, गैलियम। और जो इका सिलिकॉन डिस्कवर हुआ उसका नाम बाद में क्या पड़ा, जर्मेनियम। आई बात समझ में? बस इतनी बात है। यहां पर एक पॉइंट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इस चीज को मिटा देता हूं और एक पॉइंट और लिख देता हूं, ही डिस्कवर्ड, ठीक है, सॉरी ही लेफ्ट स्पेस फॉर नोबल गैसेस, उसने नोबल गैसेस के लिए स्पेस रखा, ठीक है। हम्म, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है क्या कहीं पर, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ही ऑल्सो लेफ्ट स्पेस फॉर नोबल गैसेस। देखिए अब जो नोबल गैसेस के लिए उसने जगह छोड़ी ना, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये चैप्टर पूरी कहानी से भरा हुआ है, इस चैप्टर में आप जितनी ज्यादा चीजें सीखेंगे ना आपकी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग होती रहेगी। देखिए मान लीजिए
कि ये मेरी क्लास है। ठीक हो गया, ये मेरी क्लास है और ये यहाँ से एंट्रेंस है बच्चों के आने वाला, यहाँ से बच्चे आते हैं। तो मैंने रो लगाई है, देखिए पहली रो मेरी ये है, दूसरी रो मैंने चिपका के फिर ये लगाई, तीसरी रो मैंने ये लगाई, ये मेरे क्या है, ग्रुप है, चौथी रो ये लगाई और पांचवी रो मान लीजिए मैंने ये लगाई। ठीक है, मैंने टोटल कितनी रो लगाई है, 5। मैं चाहता तो ऐसे भी तो कर सकता था कि इन सबको फैला फैला के लगाता और यहाँ तक फैला देता, बच्चों को भी काफी अच्छी जगह मिल जाती। बट मुझे लगा कि क्यों ना, हो सकता है बाद में और बच्चे आए, अगर कुछ बच्चे मान लीजिए लेट आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर डिस्टर्ब होगी क्लास, चेयर आगे पीछे होंगी। तो लेट आएंगे जो बच्चे, वो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, वो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जगह है, वो चुपचाप बगल से स्टूल लेंगे या चेयर लेंगे, यहाँ पर एक रो बना लेंगे। कि जो नए और बच्चे आएंगे वो यहाँ पर एक रो और बना देंगे। क्या पुराने बच्चे डिस्टर्ब हुए क्या, जो रेड कलर वाले बच्चे हैं? नहीं, आपके ब्लू कलर वाले बच्चे आए और अपने आप ही बहुत आराम से उस क्लास में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। आया समझ? यही उसने भी बोला, उसने क्या बोला कि भाई नोबल गैस, उसको लगा कि ऐसा नहीं है कि नोबल गैस नहीं होंगे, उसने बोला नोबल गैस हो सकते हैं, बट तुम एक काम करना, तुम जस्ट इस पीरियोडिक टेबल में एक और ग्रुप बना देना। ठीक हो गया, ग्रुप 8 की जगह कितना बना देना, यहाँ पर ग्रुप 9 बना देना, और उसमें अकॉर्डिंग मास के अकॉर्डिंग किसको रख देना, नोबल गैसेस को रख देना। यानी कि ही सेड, ठीक है, कि यू कैन मेक अ न्यू ग्रुप फॉर नोबल गैसेस एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इतना हमको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उसने नोबल गैसेस के लिए भी क्या छोड़ी थी, जगह छोड़ी थी। तो सब कुछ काम तो उसने कर ही दिया था। अब उसकी लिमिटेशन क्या रही, यहां पर देखिएगा। पहला, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। हाइड्रोजन के बारे में वो नहीं बता पाया, क्यों, सोचिए। हाइड्रोजन की कहानी भी अपने आप में बहुत यूनिक है। देखिए, हाइड्रोजन को दो तरीके के ग्रुप में रखा जा सकता है। पहला, इसको ग्रुप 1 में रखा जा सकता है, यानी कि सोडियम वाले ग्रुप में, और यानी कि एक उसको हेलोजन ग्रुप में भी रखा जा सकता है, क्लोरीन। यानी कि अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं तो हाइड्रोजन को किस किस ग्रुप में रखा जा सकता है, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, चलिए, दिस वन। हाइड्रोजन को पहला तो इस ग्रुप में रखा जा सकता है, और दूसरा इस ग्रुप में भी रखा जा सकता है। अब क्यों, ध्यान से सुनिएगा, सबके अपने अपने तर्क हैं। देखिए, इस ग्रुप का नाम एक बार बता दो, एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका ग्रुप 7। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है, और यहां पर ग्रुप किस में भी रखा जा सकता है, 7 में भी रखा जा सकता है। तो इनके क्या क्या लॉजिक थे, ग्रुप 1 में क्यों रखा जा सकता है, ग्रुप 1 में कौन है, मेटल, हाइड्रोजन, सॉरी, ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी होती है, +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी +1 होती है। ग्रुप 1 क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हाइड्रोजन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जा सकता है। तीसरा, ग्रुप 1 का साइज बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन का भी होता है। ठीक हो गया। ग्रुप 7 में क्यों रखा जा सकता है, कि वो कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है, नॉन मेटल होता है, जबकि ग्रुप 7 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब गैस रखे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो प्रॉपर गैस है, इसको तुमने ग्रुप 1 में कैसे रखा, वहां तो मेटल है भाई। आया समझ में? दूसरा, जो हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये कभी कभी -1 भी दिखा देता है एक्सेप्शनल केसेस में। तो उन्होंने बोला है -1 भी तो दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज तक फिक्स नहीं हो पाई कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 7 में रखें, क्योंकि ग्रुप 1 जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाता है और ग्रुप 7 की जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाता है। इट हैड बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 का फर्स्ट बिकॉज इट रिसेंबल्स विद बोथ ऑफ द ग्रुप, ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है थोड़ी बहुत। अगला, नो सेपरेट पोजिशन फॉर गिवन फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में तो बताया ही नहीं उसने। आइसोटोप क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रखा उसने, बट क्या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के बारे में बोला क्या उसने, 1H1, 1H2 और 1S3। 3 आइसोटोप होते हैं ना, तीनों अलग अलग होते हैं, ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन है, तीनों अलग अलग हैं। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम और इसका नाम है ट्रिटियम। ठीक हो गया। तो ये हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटोप हैं, बट उसने सिर्फ हाइड्रोजन रखा, कौन सा वाला, ये 1H1 वाला, बाकी सबको तो लिया ही नहीं उसने।
ठीक हो गया। तो आइसोटोप को उसने कोई भी जगह नहीं दी अपनी पीरियोडिक टेबल में, जबकि आइसोटोप भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अगला, इट इज नॉट क्लियर टू विच ग्रुप द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड बिलोंग टू। अभी जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वहां पर कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। चूंकि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, बच्चे तो है नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे पे दो ग्रुप दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनॉइड और नीचे वाले को कहते हैं एक्टिनॉइड। इसके बारे में उसने प्रॉपर्ली कुछ बताया ही नहीं कि आखिर भाई ये कहां से आए करके। ठीक हो गया, इनके बारे में उसने कोई भी जानकारी नहीं दी। इट डज नॉट क्लियर टू विच ग्रुप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बिलोंग टू। उनके लिए उसने कोई प्रॉपर ग्रुप ढूंढ ही नहीं पाया। ऑल्दो देयर इज नो रिसेम्बलेंस एक्सेप्ट द वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप 1 and 2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, दे हैव बीन पुट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। यहाँ पर अगले वाले से हमको बहुत इजीली समझ में आएगा। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली followed in the arrangement of elements of the periodic table। फॉर एग्जाम्पल जो कोबाल्ट और निकिल को देखो तो चलो, कोबाल्ट और निकिल देखिए, इस वाले में कोबाल्ट कहां पर होगी आपका, देखिए ये रहा कोबाल्ट, कितना है 58.93, और निकल का कितना है देखिए 58.71। और मैंने लिखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होना चाहिए, यानी कि कोबाल्ट को यहाँ होना चाहिए और निकल को कहाँ होना चाहिए, यहाँ। बट प्रॉपर्टी भिड़ाने के चक्कर में उसने एटॉमिक मास का ध्यान नहीं रखा बहुत बार। आई बात समझ में। ऐसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर कैल्शियम। ठीक है, चलो कैल्शियम देखते हैं और आर्गन देखते हैं, जरा बताइए तो। आर्गन तो शायद उस टाइम पे इसने नहीं रखा होगा, दिस वन, यहाँ पर कैल्शियम है। ठीक है, आर्गन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 39, और आर्गन आएगा भी तो कहाँ पे आएगा, सोचिए तो जरा, वो कहाँ पर आएगा, नए ग्रुप में। और नया ग्रुप कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा, ये ये यहाँ कहीं पर होगा ना। जबकि आर्गन का कितना होता है 40, तो आर्गन को तो कैल्शियम के बाद होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर देखिए तो गलती होगी ना, सॉरी पोटेशियम के बाद होना चाहिए था, जबकि आर्गन को पोटेशियम से पहले रखना पड़ रहा है। तो हर बार जो उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं होता है। कभी कभी प्रॉपर्टी भिड़ाने के चक्कर में अगर आप सोचो मैं आर्गन को पकड़ के यहाँ रख दूं, फिर तो गलत हो जाएगा पूरा, फिर टेबल ही खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्गन क्या है, नोबल मेटल है, नोबल गैस है, सॉरी। ठीक हो गया, तो नोबल गैस को आप बीच में नहीं रख सकते। तो इसीलिए कि कई बार प्रॉपर्टी भिड़ाने के चक्कर में वो अपने एटॉमिक मास को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया, और यहां पर हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओवर होता है। ठीक हो गया। आई होप यहां तक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। अब जितना हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। अब जितना हमने यहाँ पर पढ़ा इस सब की एक बार मैं समरी दे दूं। पहला हमने पढ़ा था डोबेनिया ट्राइट। तो उसने क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा, आप कॉपी किताब नीचे रख दीजिए, अब सिर्फ सुनना है, 2 मिनट की बात है। कि जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तरीके से रखेंगे इन द सेट ऑफ 3, सच दैट जो फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक हो गया। लिमिटेशन क्या थी कि भाई 9 के बाद जो उसने 3-5 ट्राइड बनाए थे उसके बाद वो फॉलो ही नहीं होता था। फिर कौन आया, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या बोला कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, पहले की तरह, जैसे कैसे होता है म्यूजिकल नोट्स में होता है। बट उनसे क्या गलती हो गई, कैल्शियम के बाद ये लॉ फेल होना लग गया। कभी कभी उन्होंने एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट रख दिया, जो हैवियर एलिमेंट थे वो बाद में ये लॉ को फॉलो नहीं किए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए उन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। तो दूसरा लॉ हमारा क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तीसरा हमने क्या पढ़ा, मेंडलीव। मेंडलीव का तो बहुत बढ़िया था। तो मेंडलीव का क्या था, सिंपल रिकॉल कीजिए, देखिए टोटल कितने ऐसे ग्रुप थे जो वर्टिकल कॉलम थे, 8। टोटल हॉरिजेंटल कितने रो थे, 6, जिनको कहते थे पीरियड। उसके बाद हर ग्रुप कितने सब ग्रुप में डिवाइड था, ए एंड बी। ठीक हो गया। और अगली चीज, उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी क्या की थी, जगह छोड़ी थी, और इवन नाम भी दिया था। मैंने यहाँ पर बताया था एक एल्यूमिनियम था और एक सिलिकॉन था। तो एल्यूमिनियम के बाद जो जगह छोड़ी थी उसका नाम उसने क्या बोल दिया, इका एल्यूमिनियम।
सिलिकॉन के बाद जो उसने जगह छोड़ी उसका नाम क्या बोल दिया? इका सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के बाद जो बाद में आया तो उसका नाम क्या था? गैलियम, जिसका नाम उसने क्या रखा था? इका सिलिकॉन। और ऐसे ही सॉरी, इका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के बाद कौन आया? जर्मेनियम, जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ था? इका सिलिकॉन। ठीक है, तो यानी कि एल्यूमिनियम और यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर उसने जगह छोड़ी हुई थी। इसका नाम उसने क्या रखा था? इका एल्यूमिनियम। और इसका नाम क्या रखा था? इका सिलिकॉन। ठीक हो? तो जो आया उसका नाम बाद में क्या पड़ा? गैलियम। और जो यहाँ पर बाद में पड़ा उसका नाम तो क्या पड़ा? जर्मेनियम। बट नाम तो उसने रख दिया था ना, और उसने बोला था कि एल्यूमिनियम और इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, और हमको पता भी है एल्यूमिनियम और गैलियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। आई बात समझ में? तो तीसरा हमने पढ़ दिया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसके लिमिटेशन क्या रही कि कई बार इसने अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में, ठीक हो गया, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला जो उसका मास वाला कॉन्सेप्ट था उसको उसने कई बार फॉलो नहीं किया। ठीक हो गया। साथ ही साथ में उसने क्या किया, देखिए, और क्या था, उसने आइसोटोप को कोई पोजीशन नहीं दी। और साथ ही साथ में क्या किया, एक्टिनॉइड और लेंथिनॉइड के लिए उसने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। और सबसे मेन, हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन वो नहीं दे पाया। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल की जर्नी थी उसको खत्म की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ की हम पहले टेबल बनाना सीखेंगे, और साथ ही साथ में इसके एडवांटेज, प्रॉपर्टी एंड डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन क्या क्या है, और क्या क्या अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सुधार की जरूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाए, ताकि आपका इस चैप्टर में जो भी डाउट हो वो वहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब तक आप इस चीज का रिवाइज कीजिए, और एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में अभी तक लेक्चर नंबर 2 भी हमने अपलोड कर दिया होगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आई होप आई होप आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने कोशिश की कि हम काफी इजी वे में आपको जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है इसको समझा पाए, पीरियोडिक टेबल बनने की क्या जर्नी रही इसको समझा पाए। बाकी आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 2 जल्दी आने वाला है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप टाइम टू टाइम उसको चेकआउट करते रहिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास 11th और 12th के रिगार्डिंग क्वालिटी कंटेंट इस चैनल में हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।